हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास में अगला एक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसे भारत क्यों भेजा गया, जबकि इससे पूर्व भारत में दो एक्ट आ चुके थे। एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जब इससे पहले आपका 1781 में ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, तो फिर अगले ही 3 वर्षों में फिर से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भेजने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा क्या हुआ कि आपके यहां 3 ही वर्ष में फिर से दूसरा कानून बना करके भेज दिया गया, उसमें भी संशोधन कर दिया गया। तो दोस्तों, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसे 20 वर्षों के लिए बनाया गया था, लेकिन उस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थीं और उन खामियों को दूर करने के लिए ही 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भेजा गया था। लेकिन ये जो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, ये भी क्या हो गया? तो ये भी जो है असफल हो गया और इसी 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की असफलता के कारण, किसके कारण? तो असफलता के कारण जो है आपके भारत में 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट भेज दिया जाता है। और ये जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया, इसे कहा जाता है भारत में कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय क्षेत्रों का, ध्यान रखिएगा, भारत में कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज किसको कहते हैं? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को। इसे भारत में कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय क्षेत्रों का, या यूं कहे कि भारत में कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका शीर्षक क्या था? तो भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। शीर्षक क्या था इसका? शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। तो ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। तो भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कौन से थे? ये वही क्षेत्र थे जो किसके अंडर में चल रहे थे? कंपनी के। तो कंपनी के अधिकार में जो क्षेत्र थे वही आपके क्या हो गए? ब्रिटिश स्वामित्व वाले। और ब्रिटिश स्वामित्व वाला बनाने का ये आपका पहला दस्तावेज था। ठीक है, तो ब्रिटिश स्वामित्व बताने का पहला वैधानिक दस्तावेज 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ही है, क्योंकि इसका शीर्षक ही देख रहे हैं, भारत में ब्रिटिश अधिकार अधीन क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि भारत में यह क्षेत्र किसके अंडर में है, किसके कब्जे में है, यहां पर किसका स्वामित्व चलेगा, किसका अधिकार चलेगा? तो वो ब्रिटिश का चलेगा। ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का चलेगा। तो डायरेक्ट ये बोल रहा है कि सीधे ब्रिटिश का अधिकार है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज हम किसको कहते हैं? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका शीर्षक ही है भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इसका शीर्षक क्या है? भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आपके यहां जो है दो चीजों को अलग कर दिया गया। और वो दो चीजें कौन सी थी? नंबर 1, राजनीतिक मामले या यूं कहें राजनीतिक कार्य, और दूसरा आपका व्यापारिक या यूं कहें वाणिज्यिक कार्य। तो कंपनी क्या कर रही थी? एक तो राजनीति भी कर रही थी, दूसरा जो है व्यापार का भी काम कर रही थी। लेकिन क्या किया गया कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के इन दोनों कार्यों को बांट दिया गया। इन दोनों कार्यों को मतलब कौन से? राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को क्या किया गया? तो इन दोनों कार्यों को बांट दिया गया। समझ में आया? इन दोनों को क्या किया गया? बांट दिया गया।
और बांट करके आपके यहां दो बोर्ड बने, दो आपका जो है यूं कहे कि दो एक्ट बने, ठीक है, या दो समितियां बनी, जिसमें से एक आपकी है नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, एक कौन सी है, नियंत्रण बोर्ड, और दूसरी है निदेशक मंडल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं बीओसी बीओडी, क्या पढ़ते हैं, बीओसी एंड बीओडी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो बीओसी बीओडी पढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, समझ में आया। अब हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल। अब इसका मतलब क्या है, नियंत्रण बोर्ड का काम क्या है, निदेशक मंडल का काम है, ठीक है। ये दोनों तो बना दिए गए भाई, नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, निदेशक मंडल बनाया गया, लेकिन दोनों का काम क्या है, तो ये जो आपका नियंत्रण बोर्ड है, ध्यान रखिएगा, कौन सा, नियंत्रण बोर्ड। इस नियंत्रण बोर्ड का काम है भारत में सैन्य, सरकार और राजस्व। क्या काम है इसका, तो इसका काम है सैन्य, सरकार व राजस्व। ध्यान रखिएगा, नियंत्रण बोर्ड का काम है सैन्य, सरकार व राजस्व की गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करना। इसका काम क्या है कि सैन्य से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड और राजस्व से रिलेटेड जो भी काम है उसका ये अधीक्षण करेगा, मतलब अध्यक्षता करेगा और उन पर नियंत्रण बनाएगा। कौन बनाएगा, नियंत्रण बोर्ड बनाएगा। दूसरा क्या है, निदेशक मंडल। अब निदेशक मंडल का क्या काम है, तो निदेशक मंडल का काम है राजनीतिक मामले। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए बनाया गया निदेशक मंडल, तो निदेशक मंडल आपका बना राजनीतिक मामलों हेतु। तो राजनीतिक मामलों के लिए आप यहां बनता है कौन सा, निदेशक मंडल, और आपका चूंकि राजस्व है, सरकार है, सैन्य है, तो ये क्या है, वाणिज्य का भाग है। तो वाणिज्यिक मामलों के लिए, वाणिज्यिक कार्य के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए क्या बना, तो नियंत्रण बोर्ड बना आपका। समझ में आया। तो नियंत्रण बोर्ड का काम है वाणिज्यिक कार्यों को देखना या व्यापारिक कार्यों को देखना, और इसमें मुख्य क्या है, तो सैन्य, सरकार और राजस्व। कहां का राजस्व, भारत का राजस्व का, ब्रिटेन का राजस्व कहां का, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में, कहां पर, भारत में ब्रिटिश संपत्ति का राजस्व, ठीक है। तो भारत में जो ब्रिटिश संपत्ति है उसका राजस्व का कार्यभार कौन देखेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण कौन रखेगा, तो नियंत्रण बोर्ड रखेगा। सैन्य से रिलेटेड आपका सभी मामलों की अध्यक्षता कौन करेगा, तो नियंत्रण बोर्ड करेगा। सरकार से रिलेटेड कौन करेगा, नियंत्रण बोर्ड करेगा। राजनीतिक मामलों से रिलेटेड अगर है तो वो कौन करेगा, तो निदेशक मंडल आपका करेगा। आगे चल करके क्या होता है, ये बीओडी जो है, बीओडी निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपका ट्रांसफर हो जाता है किसके पास, नियंत्रण बोर्ड के पास। मतलब ये होता है कि आगे चल करके ये निदेशक मंडल भी जो है नियंत्रण बोर्ड के पास चला जाता है। समझ में आया। और जब ये निदेशक मंडल नियंत्रण बोर्ड के पास पहुंचता है तो जो गवर्नर जनरल है उसका पावर और क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो उसके पावर में यही चीजें हैं, ठीक है। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे कि निदेशक मंडल कब नियंत्रण बोर्ड में शामिल होता है, कैसे क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि निदेशक मंडल का काम राजनीतिक मामले देखना, नियंत्रण बोर्ड का काम सैन्य, सरकार और राजस्व। कहां का राजस्व, तो भारत में ब्रिटिश संपत्ति का राजस्व। तो भारत में अंग्रेजों की कितनी संपत्ति है, कहां कहां है, कैसे है, ठीक है। तो ये पूरा ब्यौरा कौन देखेगा, उस पर पूरा वर्क किसका है, तो नियंत्रण बोर्ड का है। समझ में आया। इसीलिए क्या कहते हैं, अब यहां पे हमने देखा कि राजनीतिक मामले और वाणिज्यिक मामले दोनों को बांट दिया गया, और दोनों को बांट करके आपका निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि 1784 में ही, कब, 1784 में ही द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। क्या हो गया, द्वैध शासन की शुरुआत।
अब द्वैध शासन की शुरुआत कैसे हुआ भाई? अब ये हो गया ना कि अब एक बोर्ड क्या कर रहा है, सैन्य सरकार राजस्व देख रहा है, दूसरा बोर्ड क्या कर रहा है, तो राजनीतिक मामले देख रहा है। तो कैसा हो गया शासन दोहरा, एक नियंत्रण बोर्ड द्वारा और दूसरा आपका निदेशक मंडल द्वारा। तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हो गई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। समझ में आया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है आपके यहां द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। कंफर्म हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को दो कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कितने कारणों से? दो कारण से। ध्यान रखिएगा, इसे दो कारणों से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो दो कारण क्या है? तो नंबर एक कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है उसे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताया यहां पे कि कंपनी के अधिकार या कंपनी द्वारा अधिगृहित क्षेत्रों पर ब्रिटिश स्वामित्व। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अधिगृहित जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को अब क्या कहेंगे? ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहेंगे। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार का मतलब कहां की? ब्रिटेन की सरकार। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंपनी के प्रशासन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगी। कैसे? क्योंकि उसने क्या किया कि कंपनी के प्रशासन भाई देख रहे हैं ना, कंपनी के लिए ही तो उसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल बनाया। ये किसने बनाया है? तो ये ब्रिटेन की सरकार ने बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रख रही है। और भारत में क्या करना शुरू कर दिया? उसने प्रशासन की शुरुआत कर दी। समझ में आया? तो भारत में प्रशासन की शुरुआत कर रहा, लेकिन अभी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं हुआ। ये इनडायरेक्टली वो एंट्री मार रहा है, क्योंकि यहाँ पे नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल बना रहा है, जिसकी नियुक्ति कहां से करेगा? वो ब्रिटेन से ही करने वाला है। ठीक है, तो कंपनी के प्रशासन पर क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। और भारत में प्रशासन शुरू हो गया किसका? ब्रिटिश सरकार का। यह दूसरा पॉइंट हो गया। और इन्हीं दोनों कारणों से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं से आपका द्वैध शासन भी शुरू हो गया। यहीं से भारत में राजनीतिक और व्यापारिक दोनों मामले जो है अलग कर दिए गए और वाणिज्यिक मामले के लिए बनाया गया नियंत्रण बोर्ड और राजनीतिक मामलों के लिए क्या बनाया गया? निदेशक मंडल आपका बनाया गया। कंफर्म हो गया? चलिए, एक और काम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं पर आपका एक और काम होता है कि वीटो पावर। कौन सा पावर? वीटो पावर। समझ में आया? इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आपका वीटो पावर प्रदान कर दिया गया। और ये वीटो पावर किसको दिया गया? तो गवर्नर जनरल को। अब ये कहां का गवर्नर जनरल? भाई बंगाल का, कि आपके पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखिएगा, अभी संपूर्ण भारत में नहीं बना है ये कहां का गवर्नर जनरल है? बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर प्रदान किया गया। और ये वीटो पावर क्या है? उसका विशेष पावर होता है। वीटो पावर मतलब विशेष, ठीक है, जिसका यूज वह कुछ विशेष जगहों पर करता है। और इस वीटो पावर का यूज गवर्नर जनरल कहां करेगा? तो इस वीटो पावर का यूज जो है गवर्नर जनरल जब कार्यकारिणी परिषद किसी मामले पर अपना बहुमत देती है और गवर्नर जनरल को वो बात अच्छी नहीं लगती या वह कानून वह नियम अच्छा नहीं लग रहा, तो उस बहुमत के विरुद्ध वह इस वीटो पावर का प्रयोग करेगा। समझ में आया? तो कार्यकारिणी परिषद जो आपको हमने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनी। ठीक है, अब 4 सदस्य बनी, 4 में से अगर 3 सदस्य किसी बात को लेके, किसी नियम को लेके जो है आपका बहुमत दे दें तो वो तो लागू हो जाना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ जो है आपका वीटो पावर मिल गया किसको? गवर्नर जनरल को। अब अगर जो है वो कार्यकारिणी परिषद चाहती भी है, बहुमत भी देती है, तब भी अगर गवर्नर चाहता है, गवर्नर जनरल चाह रहा कि ये नियम ना बने, तो वो क्या करेगा? अपने उस वीटो पावर का प्रयोग करके उसे रोक देगा। समझ में आया? तो वीटो पावर किसको मिला? गवर्नर जनरल को मिला। इसका यूज कहां करेगा? तो वह कम जो है कार्यकारिणी परिषद द्वारा बहुमत के
विरुद्ध आपका लिए गए फैसले पर। समझ में आया? तो ये हो गया आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे 1786 का एक्ट। इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका 1786 का एक्ट। अगला एक्ट है 1786 का एक्ट है। दोस्तों, जिस प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद बनाकर भेजा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहां की जरूरतों को देखते हुए खुद बनाकर भेजा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट यहां की जरूरतों को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद बनाकर भेजा। उसी प्रकार जो है 1786 का जो एक्ट आया, इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं भेजा। अगर हम ये सोचें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही इसे बना करके भेजा है अपनी मर्जी से, तो नहीं, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद बना करके नहीं भेजा। 1786 के एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे उस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे कॉर्नवालिस, और इन्हीं कॉर्नवालिस की सिफारिश पर ही, या यूं कहें कि कॉर्नवालिस की पहल पर, किसके पहल पर? कॉर्नवालिस की पहल पर ही 1786 का एक्ट भारत आता है। 1786 के एक्ट के भारत आने का मेन कारण क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की पहल। ठीक है, और ये क्यों आया? इसमें बस एक ही काम किया गया। ठीक है, एक ही महत्वपूर्ण काम इसमें होता है, और वो महत्वपूर्ण काम क्या है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इसे क्या किया गया? तीनों सेनाओं का सेनापति बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों सेनाओं का सेनापति कब बनाया गया? तो 1786 के एक्ट के द्वारा। और ये एक्ट किसकी पहल पे आया? तो कॉर्नवालिस के। अब खुद सोचिए कि कॉर्नवालिस अगर गवर्नर जनरल है, तो भारत में पहला तीनों सेनाओं का सेनापति कौन बनेगा? तो भारत में पहला तीनों सेनाओं का सेनापति कौन है? कॉर्नवालिस। तो अगर आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाए कि कॉर्नवालिस को तीनों सेनाओं का सेनापति कब बनाया गया, तो कॉर्नवालिस को तीनों सेनाओं का सेनापति बनाया गया 1786 के एक्ट के द्वारा, जो कॉर्नवालिस की पहल पर ही आया। ठीक है, इसमें यही एक महत्वपूर्ण काम हुआ। उसके बाद आपका अगला आता है 1793 का चार्टर एक्ट। क्या आया? अगला आया 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1793 का चार्टर एक्ट आपका नेक्स्ट है। ये चार्टर एक्ट 1773 के बाद ही आना था, 1793 में ही, लेकिन ये बीच में जरूरतों को देखते हुए आपके 1781, 1784, 1786 में 3 एक्ट और आपके भेज दिए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कौन सा एक्ट है? 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, पहली चीज, ये चार्टर एक्ट जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया? इसने 20 वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को उसने 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब क्या हुआ? 20 वर्षों के लिए बढ़ाना किसको? व्यापारिक अधिकार को। इसका मतलब क्या है भाई? कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार पत्र मिलता है। कहां से? ब्रिटेन से मिलता था। तो उसमें जो है उसी अधिकार पत्र को फिर से 20 वर्षों के लिए और वैलिड कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी अब 1793 से 1813 तक भारत में व्यापार कर सकती है और उसका पूरी तरह से नियंत्रण चलेगा। ठीक है, तो इसे 1813 तक के लिए वैलिड कर दिया गया, मतलब 20 वर्षों के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यह पहला काम हुआ। इसमें दूसरा काम क्या हुआ? जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व
कर्मचारी थे, इनको वेतन व भत्ते भारतीय राजस्व या यूं कहें भारतीय कोष से देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य या कर्मचारी हुआ करते थे, अब तक इनको वेतन और भत्ते ब्रिटेन के राजस्व से मिलता था, मतलब ब्रिटेन से मिलता था। लेकिन अब क्या किया गया, 1793 के चार्टर एक्ट में आपका ये बात जो है कह दी गई कि अब नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन और भत्ते कहां से मिलेंगे, तो भारतीय कोष से मिलेंगे, मतलब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब इनको वेतन भत्ते ब्रिटेन से नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि अगर वो वर्क जो है भारत में कर रहे हैं तो उनको भारत से ही वेतन मिलेगा, उनको ब्रिटेन से नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अब 1793 से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों या कर्मचारियों को वेतन भत्ते कहां से मिलेंगे, तो भारतीय राजस्व से या भारतीय कोष से मिलेगा। ठीक है, ये कब हुआ, तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसमें दो प्रमुख काम हुए। पहला तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ये वैलिड हो गया 1813 तक के लिए। दूसरा, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन भत्ते कहां से देने की व्यवस्था कर दी गई, तो भारतीय राजस्व या भारतीय कोष से देने की व्यवस्था कर दी गई। कंफर्म हुआ। इसके बाद जो है आपका अगला चार्टर एक्ट आता है, कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। और 1793 के बाद 20 वर्ष, ठीक है, कब होगा, तो 1813। तो अगला चार्टर एक्ट आपका भारत कब आया, तो 1813 में। ध्यान रखिएगा, अगला चार्टर एक्ट भारत आता है 1813। ठीक है, और 1800 ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है, ठीक है, अभी 1793 वाले को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। इस 1813 के चार्टर एक्ट को भी 20 वर्षों के लिए वैलिड किया गया। मतलब यह हुआ कि यह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिलेगा, कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। समझ में, मतलब 1813 प्लस 20 आपका 1833 हो गया। लेकिन यहीं पर एक काम कर दिया गया कि अभी तक क्या था, कंपनी का जो है भारत में व्यापारिक एकाधिकार चल रहा था। क्या चल रहा था, भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चल रहा था। लेकिन इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब अब यह है कि भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार नहीं होगा, मतलब कि अब कंपनी के अलावा और भी लोग भारत में व्यापार कर सकते हैं। अब तक कोई भी व्यक्ति कंपनी के अलावा भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। जो कंपनी के मेंबर होते थे वही आपके भारत में आते थे व्यापार करने, उन्हीं को अधिकार था। लेकिन अब क्या हुआ, उस एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और भारत में कंपनी को एक व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ, वो कौन सा, चाय का। ठीक है, अभी भी कंपनी को भारत में चाय करने का व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ, मतलब कंपनी के अलावा और कोई भी ब्रिटिशर जो है वो चाय का व्यापार भारत के साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि चाय का व्यापार भारत के साथ करने का अभी भी एकाधिकार किसके पास है, तो वो है कंपनी के पास। किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा मिला हुआ है। दूसरी चीज, कंपनी को भारत में तो जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो उसको तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन में, ध्यान रखिएगा, कहां पे, तो चीन में जो है कंपनी को अभी भी व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है। मतलब यह है कि चीन में अभी भी जो है कोई भी व्यक्ति कंपनी के अलावा, कौन सा, ब्रिटिशर, कोई भी ब्रिटिशर कंपनी के मेंबर के अलावा चीन में व्यापार नहीं कर सकता है। अगर उसे व्यापार करना है तो कंपनी से मिलना पड़ेगा, कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा, ये सभी चीजें हैं। तो भारत में तो व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, लेकिन चीन में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ है। भारत में अभी भी किस वस्तु पर,
चाय पर, चाय के व्यापार पर अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है। किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा एक और काम हुआ। भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई। मतलब यह है कि अब ईसाई मिशनरियां आकर के भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति कब मिली? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या है कि अगर कोई ब्रिटिशर, कोई भी अंग्रेज जो है वो भारत में बसना चाहता है या भारत में व्यापार करना चाहता है, ठीक है, तो उसे अब क्या बनवाना पड़ेगा? लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। कहां से? ब्रिटेन। ठीक है, तो भारत में अगर कोई व्यक्ति बसना चाहता है और व्यापार करना चाहता है तो उसे अब लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसे परमिट लेना पड़ेगा। बिना परमिट के कोई भी ब्रिटिशर अब जो है भारत में व्यापार नहीं कर सकता और ना तो भारत में बस सकता है। यह व्यवस्था कब हुई? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यह एक्ट भेजा किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने, और ब्रिटिश सरकार ही ये सभी कानून बना रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है ब्रिटिश सत्ता, मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो है सीधे नियंत्रण शुरू कर दिया। कहां पे? भारत में। तो भारत में ब्रिटिश सत्ता ने सीधे नियंत्रण कब शुरू कर दिया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और आप देख रहे हैं अगर किसी को भारत में व्यापार करना है, भारत में बसना है, तो उसे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ठीक है, भारत में कंपनी अब केवल किस चीज का व्यापार कर सकती है? तो केवल चाय का। कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहां पे काम क्या दिया गया कंपनी को? तो अभी जो है अभी तो व्यापार का ही है। अगले वर्ष जो अगले चार्टर एक्ट में जो है कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह खत्म कर देंगे और उसको प्रशासन का काम सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे ये सभी काम ब्रिटिश सत्ता ही करे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करे। इसलिए कहा गया कि ब्रिटिश सत्ता ने भारत में सीधे नियंत्रण करना शुरू कर दिया। किस एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन एक और काम कर दिया इसने, थोड़ा सा अच्छा भी काम किया कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्राविधान किया गया। भारतीय शिक्षा पर सर्वप्रथम 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्राविधान 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। मतलब भारत में शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह घोषणा किया गया कि कंपनी अपने राजस्व से, ध्यान रखिएगा किसके? कंपनी अपने राजस्व से, अपने इनकम से भारत में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करेगी। ठीक है, कंपनी का जो इनकम होगा उसी इनकम में से 1 लाख रुपया वो खर्च करेगी। कहां पे? भारत में। किस चीज पर खर्च करेगी? तो भारतीय शिक्षा पर। तो भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्राविधान कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपका किया गया। 1813 के एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार या यूं कहे व्यापारिक अधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ा? तो व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए। लेकिन भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब भारत में कंपनी को केवल किस चीज का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है? तो चाय का। ठीक है, लेकिन चीन में अभी भी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति कब मिली? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगर कोई ब्रिटिशर भारत में बसना चाहता है, भारत में व्यापार करना चाहता है, तो उसे लाइसेंस बनवाने की जरूरत पड़ेगी, उसे परमिट बनवाना पड़ेगा। यह व्यवस्था कब की गई? 1813 में। अब जब इतने सभी चीजें हो ही रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश सत्ता जो है भारत में सीधे नियंत्रण रख रही है अपना। ठीक है,
और अगली चीज तो आपको बताया है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया जो है आपका प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। लेकिन कौन खर्च करेगा? कंपनी खर्च करेगी। कहां से खर्च करेगी? तो अपनी इनकम से। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट से मांगेगी, बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो इनकम होगा उसी इनकम में से 1 लाख रुपया जो है वो खर्च करेगी भारतीय शिक्षा पर। कंफर्म हो गया? इसके बाद जो है अगला चार्टर एक्ट आता है 1833 का। चूंकि ये 20 वर्षों के लिए था तो 1813 से 20 वर्ष मतलब 1833 में। नेक्स्ट चार्टर एक्ट कब आएगा? 1833 में आएगा। ठीक है, उसे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।